S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. You might be knowing that when life started on earth, it originated in water. Life की शुरुआत पानी में हुई थी because water was a contributing force for all the things that are required and needed for life. But at some point of time, एक particular point पर जो living organisms थे, they migrated from water to land. And that was a very crucial turning point in the history of evolution. तो ये जो पानी से land का transition हुआ, this is connected with a very important class of organisms or vertebrates that is called as amphibia. Welcome viewers, this is S. Chand Academy and my name is Aditya. You're watching videos on zoology. And अब तक के हमने जो phylums discuss किए थे, जो videos हम complete कर चुके हैं, उनमें important phylums थे animal kingdom के. अब हम chordate phylum के अंदर उसकी जो sub classes हैं उनका discussion कर रहे हैं. And this video is about the class amphibia. तो इस वीडियो में हम एम्फीबिया क्लास के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासिफिकेशन और उनके सब टाइप्स के एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक फ्रॉम एस चांद अकेडमी. Description about this book and link for ebook is provided in the comment box below. You can check there. सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्फीबिया क्लास के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इस क्लास के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये ऑर्गेनिज्म वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं. Pisces on the other hand were mostly responsible for living in water and they were marine or aquatic. Most of them undergo metamorphosis. That means when they develop, when they mature from eggs, they hatch into small larva, tadpole and they change their body dramatically. इनके शरीर में बहुत मेजर चेंजेस होते हैं. इनके जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं दिखते जैसे कि अडल्ट्स दिखते हैं. और इस फिनोमेना को ग्रोथ के दौरान बॉडी में बहुत मेजर चेंजेस जब होते हैं उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. चेंजेस जो आते हैं, इनकी बॉडी पर फिश की तरह कोई स्केल्स नहीं होते हैं, बल्कि इनकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी मैं कहूँगा कि स्लाइमी स्किन होती है. देयर स्किन इज स्लाइमी. And they have combinations of gills, lungs and skin for breathing. क्योंकि ये पानी और ज़मीन दोनों पर रहना जानते हैं, तो इनके पास पानी में रहने के अडाप्टेशंस भी हैं जो कि फ़िश की तरह होते हैं, और लैंड पर रहने के भी अडाप्टेशंस होते हैं. इसलिए इनके पास सांस लेने के कई तरीके होते हैं. And the most important, the last point is that they have external fertilization. इनका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि एग एंड स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, दैट डजंट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, रादर इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द फिश. कई सारी फिश के लिए भी ये बात सही है, लेकिन फिश से ये किन बातों में अलग है? एक तो इनकी शरीर पर स्केल्स नहीं होते हैं, एंड दे हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. लंग, गिल और स्किन तीनों के थ्रू ये सांस ले सकते हैं. पानी और ज़मीन दोनों पर ये रह सकते हैं. दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम Pisces. So if you now look at the important adaptations of these organisms, कि इनको पानी से ज़मीन पर आने के लिए, अर्थ पर आने के लिए, लैंड पर आने के लिए इनकी बॉडी में क्या मेजर चेंजेस हुए, क्या अडाप्टेशंस हुए, तो वो अडाप्टेशंस है कि इनकी बॉडी में टंग डेवलप हुई. ये पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास टंग थी. अब आप सोच रहे होंगे कि टंग डेवलप होने से ज़मीन पर रहने का क्या मतलब है? देयर इज़ अ रीज़न. पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, दे आर यूजुअली सॉफ्ट एंड दे कैन बी एनगल्फ्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल इजीली विद वाटर. पानी के साथ आसानी से वो बॉडी में जा सकती हैं. बट व्हेन ऑर्गेनिजम्स मूव टू लैंड, दे हैड टू एनकाउंटर हार्ड फूड, ड्राई एनवायरनमेंट, सो दे हैव टू कीप देयर स्किन मॉइस्ट. दे हैव टू हैव समथिंग इन देयर माउथ. उनके मुंह में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जो मुंह को मॉइस्ट रख सके और खाने को सॉफ्ट बना सके. सो टंग वॉज डूइंग दैट फंक्शन. सो टंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द लैंड, एंड दिस वॉज द फर्स्ट क्लास विच इवॉल्व विद टंग. इनकी स्किन के ऊपर एक बाहरी लेयर और थी
विच वॉज एडिशनल, जैसे कि मछलियों के अंदर स्केल्स थे, ऐसे ही इनके ऊपर एपिडर्मिस एक टफ कवरिंग थी जो कि डेड सेल्स की बनी होती है और वो लगातार शेड ऑफ होती जाती है, नीचे से नई स्किन सेल ग्रो होती रहती हैं। ये एक दूसरा अडाप्टेशन था। इनके बॉडी में ट्रू ईयर्स थे, क्योंकि जब लैंड का अडाप्टेशन हुआ तो दूर से जो आवाज़ें आ रही हैं पानी में, तो साउंड कैन मूव विद द वाटर एंड दैट कैन बी हर्ड विद वाइब्रेशंस, बट व्हेन दे मूव टू लैंड it was not easy for them to hear the distant things, so they evolved with unique pair of ears. इनकी बॉडी में ears develop हुए और बोलने के लिए voice develop हुई. So that was yet another thing which was present in amphibians. And they also have a Jacobson's organ, which was the sensory organ. You can compare that with the lateral line of sensory systems in the fish, which was meant for water, but this is meant for land adaptation. तो ये सारे important adaptations हैं जो कि हमने amphibians के लिए mark out किए, जो उनके land पर survival के लिए important थे। अब अगर हम इन amphibians के classification की बात करें कि amphibians को कैसे categorize किया जा सकता है, so हम देखेंगे कि एम्फीबिया क्लास बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट सब क्लासेस में डिवाइड की गई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में। One is called as Stegocephalia and another one is called as Lysamphibia. So these two classes have further been divided into different orders. इनके खुद फिर कई सारे orders हैं, जैसे कि पहली क्लास Stegocephalia जो है, that is basically extinct and people don't talk much about them. इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपकी टेक्स्ट बुक्स में जानकारी नहीं हो सकती है, and that may not be very important for your curriculum and your syllabus, but still there are different orders like what is called as Labyrinthodontia, which has been classified according to their dental system, and Phyllospondyle and Lipospondyli. Spondyli are basically the parts of bony system and they have become the basis for the classification. तो ये जो Stegocephalia एक सब क्लास है, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। पैलियोजोइक और अर्ली मेसोजोइक इरा में ये प्रेजेंट थे, तो इसकी बात जनरली हम अभी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग एम्फीबियंस जो हैं, दे बिलोंग टू लिसैम्फीबिया और ट्रू एम्फीबियंस, एंड दिस सब क्लास हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। 3 ऑर्डर हैं इसमें। वन इज कॉल्ड एज एपोडा। एपोडा मीन्स विदाउट लेग्स, पोडा इज लेग, सो देर आर नो लेग्स। देन एन्यूरा, एन्यूरा इट्स फॉर टेल, so they don't have tail in them, इनमें पूंछ नहीं होती है। and Urodela, they contain tail, Euro is for tail, so Anura without tail, Urodela with tail, and one Apoda without legs. This is how we have classified this subclass of true amphibians. इस तरह से हमने true amphibians की क्लास को कैटेगराइज किया है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एपोडा यानी कि बिना पैर वाले एम्फीबियंस, कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो सांप के जैसे दिखते होंगे, कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि सांप के जैसे लगते होंगे, जबकि एन्यूरा आप जानते हैं कि फ्रॉग्स देखे हैं आपने अक्सर, फ्रॉग एंड टोड। एंड यूरोडेला जो पूंछ वाले हैं, दे विल हैव लेग्स एज वेल एज टेल्स, सो दे विल बी रिजेंबलिंग मच विद अनदर क्लास ऑफ रेप्टाइल्स। ये थोड़ा रेप्टाइल्स से मिलते जुलते हैं, छिपकली जैसे लगते हैं पर वो छिपकली होते नहीं हैं। These are frogs. This is the class of frog, order of frogs, and this is a legless snake-like organisms. So if we start now talking about these orders particularly, अगर हम इन orders की अब बात करें एक एक करके, इनको हम देखें कि orders में क्या characteristics होती हैं, तो पहला order है Anura. Anura जैसा कि हमने इसका नाम देखा, A Anura without tail. सो यूजुअली अब तक जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे कॉर्डेट्स की, ये सारे कॉर्डेट्स ही हैं, उसी फाइलम को बिलोंग करते हैं, यानी कि कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब में होंगे, चाहे वो फिश हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स हो। सो वी लर्न देयर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अगर आप वापस कॉर्डेट्स के वीडियो को देखें, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखें, तो आपको टेल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल, गिल स्लिट्स, ये बाकी कैरेक्टर्स थे। तो इसलिए इस पॉइंट को मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी होता है, क्योंकि टेल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का, बट सम ऑफ देम आर मिसिंग, दैट्स व्हाई दे हैव बीन नेम्ड लाइक दैट, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया है।
So as we discussed, anura means absence of tail, tailless amphibians. It is the largest amphibian order, largest in the sense they have the largest number of creatures or organisms in that. करीब 4500 स्पीशीज़ हैं इस ऑर्डर के अंदर, और इस ऑर्डर को हम सिलेंशिया भी बोलते हैं. सिलेंशिया is another name for this order. They usually have 4 legs and fertilization is external, which is also a characteristic of all the amphibians. सारे amphibian की characteristic है वो इसमें common है. So what are the examples of anura? Anura के अंदर कौन से examples आते हैं? Frogs and toad. Do you know what is the difference between frog and toad? Frogs तो आपने अक्सर देखे होंगे, toad का नाम भी आपने सुना होगा. तो क्या आपने कभी ट्राई किया है, ये जानने की कोशिश की है कि फ्रॉग और टोड में क्या अंतर होता है? आर दे सेम स्पीशीज, आर दे सेम जीनस? वी विल लर्न अबाउट दिस जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हेलो एवरीवन. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती हैं. सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं. मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ. वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी. ब्रेक से पहले हम एक क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहे थे कि टोड और फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है. तो अक्सर आपने अपने घर के चारों तरफ या बारिश के मौसम में मेंढक को बोलते हुए भी सुना होगा और मेंढक को देखा भी होगा. लेकिन क्या सारे मेंढक एक जैसे होते हैं? इनफैक्ट टोड और फ्रॉग 2 अलग अलग जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं. इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ताकि आप आगे कभी अगर 2 मेंढक देखते हैं जो दिखने में एक जैसे हों लेकिन उनके कुछ कैरेक्टर्स अलग हों, तो आप उनको टेक्सोनॉमिक पोजीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर पाएँ. टोड और जो फ्रॉग है उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख पाएँ और पता लगा पाएँ. सो लेट्स हैव लुक एट द डिफरेंसेस. टोड और फ्रॉग दिखने में भी इनमें काफ़ी डिफरेंस होते हैं. हाउस होल्ड जो घरों के चारों तरफ बारिश के दिनों में गीली मिट्टी में या जो कई बार घरों में भी घुस आते हैं, वो अक्सर टोड होते हैं. इनकी स्किन रफ होती है. ओके, दे माइट हैव वेरियस साइजेस. इनके साइज़ छोटे और बड़े कई तरह के हो सकते हैं. लेकिन जो फ्रॉग हैं, फ्रॉग इनकी जो बॉडी है दैट इज़ मोर स्ट्रीमलाइंड. इनकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होती है एंड देयर स्किन इज़ मच मोर स्लाइमी. तो ये आपको जनरली घरों में नहीं बल्कि ये जो मार्शी एरियाज़ हैं, मार्शी पार्ट्स हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, उस जगह आपको देखने को मिलेंगे. सो अदर फीचर्स विच यू कैन जस्ट लुक एट, एज आई टोल्ड यू, हैबिटेट इज़ डिफरेंट. दोनों का हैबिटेट अलग है. टोड्स जो हैं वो बेसिकली दे आर मच मोर अडाप्टेड टू स्टे ऑन द ड्राई लैंड, यानी कि घर के चारों तरफ मिलेंगे, जबकि फ्रॉग्स जनरली पानी यानी कि वाटर बॉडीज़ में भी रहते हैं. कई बार आपने पुराने कुएं में देखा होगा, जो कुएं होते हैं उनमें बड़े बड़े मेंढक रहते हैं, वो जंप करते रहते हैं इधर उधर. तो ये अक्सर पानी में मिलेंगे. और इसकी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है, जीनस एंड स्पीशीज़ राना टिग्रिना, दैट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल येलो लाइन. इसके ऊपर एक येलो स्ट्रीक आपको दिखाई देगी. एंड दे जंप मच लॉन्गर. ये टोड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लंबी जंप लगाते हैं. दैट इज़ येट अनदर डिफरेंस. सो इन पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें, वी कैन सी दैट देयर हैबिटेट इज़ डिफरेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर एनाटॉमी इज़ डिफरेंट. अगर इनके पैर और इनके फीट एंड लेग्स की बात करें, वी विल सी दैट फ्रॉग्स दे हैव वेब्ड फीट दैट इज़ सुटेबल फॉर स्विमिंग. वेब्ड फीट मतलब जैसे बतख के पैर होते हैं ना, उंगलियों के बीच में उसके स्पेस कवर्ड होता है, फिल्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेब्ड फीट. So frogs have webbed feet that is more adapted for swimming, whereas toad, which are found in the household, they do not have those kind of webbed feet. उस तरह के feet नहीं होंगे. Then frogs will be capable of jumping much longer, so their muscular system is adapted in that way. Whereas toad, they can jump to a shorter distance compared to the frogs. Then if you look at the other features like texture of the skin, as I told you,
जो फ्रॉग है उनकी मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन होती है, यू कैन बेयरली कैच देम वेरी इजीली, वो स्लिप हो जाएंगे आपके हाथ से, जबकि इनकी स्किन जो है वो काफ़ी रफ होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्स एंड टैडपोल्स, टैडपोल्स इनके यंग वंस को कहते हैं, अभी हम लाइफ साइकिल में इसके बारे में बात करेंगे। तो जब ये एग्स ले करते हैं, सो फ्रॉग के एग जनरली क्लस्टर्स में यानी कि बंचेस में होते हैं, जबकि टोड के एग्स जनरली एक चेन में होते हैं, एक लाइन की तरह होते हैं। टैडपोल्स में भी डिफरेंस है। टैडपोल, फ्रॉग के टैडपोल फ्रॉग की तरह ही स्लिम और स्लाइटली गोल्ड कलर के होते हैं, गोल्डन टिंट लिए हुए होते हैं, जबकि टोड के जो टैडपोल्स हैं दे आर मच मोर चंकी एंड ब्लैक इन कलर, दे आर नॉट वेरी स्ट्रीमलाइंड। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जिनकी हमने बात की इन फ्रॉग एंड टोड। हमने इनका डिस्कशन बेसिकली इसलिए किया क्योंकि इन दो ऑर्गेनिज्म से हम लोग अक्सर फैमिलियर होते हैं, एंड दिस कुड रिप्रेजेंट अ वेरी गुड एग्जाम्पल और अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस विच एवरीवन नोज, बट द डिफरेंसेस आर रियली इंपॉर्टेंट। फ्रॉग एंड टोड के बीच में डिफरेंसेस हमें जानना जरूरी है ताकि हम इन दोनों के जीनस लेवल पर डिफरेंसेस को समझ सकें। Now it's time to look at little more deeper into frog's life history. अगर हम फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज होता है इसकी लाइफस्टाइल में, इसके स्ट्रक्चर में। हमने एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम पढ़ा था एम्फीबियंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो उस मेटामॉर्फोसिस को समझने के लिए इसके लाइफ साइकिल को जानना जरूरी है, फ्रॉग के लाइफ साइकिल को। यूजुअली जो फ्रॉग्स हैं दे आर हैविंग सेपरेट जेंडर्स, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, सो दे डू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ये मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, बट देयर इज़ वन थिंग विच इज़ डिफरेंट हियर। एक चीज़ जो अलग है वो ये कि दे डू कॉपुलेट, they do come together, both genders, they perform the act of copulation, but that is a pseudo copulation just to release their gametes into the water. So both male and female, when they copulate together, they clasp each other and they release their male and female gamete into the water. The fertilization is however external, unlike humans, unlike mammals, जहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, स्पर्म और ओवम जो है वो बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं। इन द फ्रॉग दे विल बी लेड डाउन इन द वाटर एंड वाटर विल फैसिलिटेट देयर फ्यूजन, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जाइगोट। तो इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड सेल। नाउ दिस जाइगोट विल रिमेन इन द वाटर एंड दैट विल यूजुअली अटैच टू अ लीफ, किसी प्लांट की, एक्वाटिक प्लांट की लीफ से ये चीज़ें अटैच हो जाती हैं, एंड देन स्टार्ट्स द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। फिर इसमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एंड इट टेक्स समवेयर अराउंड 8 weeks to turn this into something that is called as a tadpole. You can find these tiny fish-like organisms in the water, especially in the rainy season. आप कई बार देख सकते हैं जब ये फ्रॉग्स हैच करते हैं तो इनके जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल फ्रॉग जैसे लगेंगे ही नहीं, वो ऐसा लगेगा कि छोटी छोटी मछलियां हैं पानी में, बिकॉज दे हैव गॉट अ टेल। इनकी एक लंबी टेल होती है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि इस फाइलम में टेल ही नहीं होती है। दिस फाइलम डजंट हैव टेल, दिस इज अ लेग्ड फाइलम. So they have tails because it is a vertebrate characteristic, it is a chordate characteristic, but it is only limited to the younger age. और क्योंकि ये पानी में सर्वाइव होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का एविडेंस भी है कि इनका जो एवोल्यूशन हुआ है, इनकी जो डेवलपमेंट हुई है वो पानी से ही इमर्ज हुए हैं. सो दिस थ्योरी दैट ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड इज एक्चुअली राइट एंड एम्फीबियंस डू सपोर्ट दैट, क्योंकि इनका कुछ हिस्सा पानी में ही स्पेंड हो रहा है. इनका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट या इनके यंग वंस ग्रो नहीं हो सकते बिना पानी के. सो अराउंड अप टू 8 weeks दीज टैडपोल्स विल ग्रो एंड इसके बाद फिर एक इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट ड्रास्टिक चेंज शुरू होता है जिसकी मैंने बात की थी, मेटामॉर्फोसिस की. इनकी टेल जो कि बहुत लंबी होती है स्टार्टिंग में, ग्रेजुअली ये टेल खत्म होना शुरू हो जाती है. दिस टेल स्टार्ट टू गेट ऑफ. कहाँ चली जाती है टेल?
दिस इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। इस टेल के अंदर जो मेटाबोलाइट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक्चुअली ये टैडपोल जो है कंज्यूम करता है और अपने बाकी हिस्सों को डेवलप करने के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ रेट्रोग्रेड डेवलपमेंट। इसके शरीर का एक हिस्सा खत्म हो जा रहा है और उसके बाद बाकी बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। सो मे बी अराउंड 12 to 14 weeks, which you can say roughly around 3 months, 3.5 months, इतने टाइम में ये टैडपोल की टेल पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और फिर इस टैडपोल के ख़त्म होने के साथ साथ ही इसके लिम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं एंड दे बिकम अर्ली फ्रॉगलेट्स। ये फ्रॉगलेट्स बन जाते हैं and then these froglets will eventually, when the complete limb development takes place, जब इनका लिम्ब पूरी तरह बन जाते हैं, इनके पैर पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं और इनकी टेल पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, they take the form of a true frog। ये ट्रू फ्रॉग की तरह दिखने लगते हैं and they can survive for about 2 years or more। 2 साल तक के लाइफ स्पैन के बाद they turn into adults and then the entire cycle goes on। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता जाता है। सो द लेसन्स दैट वी शुड लर्न हियर इन टेक्सोनॉमी, जब हम क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं कि फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या होता है, तो इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम एवोल्यूशन को भी समझ पाएँ, हम ये भी देख पाएँ कि कैसे ये एम्फीबियन लाइफ फॉर्म अर्थ पर आई होगी, लैंड वाटर टू लैंड ट्रांजिशन कैसे हुआ होगा और मेटामॉर्फोसिस जैसे इवेंट्स किस तरह से ऑर्गेनिज्म के शेप, लाइफस्टाइल और एडाप्टेशंस को बदलने में मदद कर सकते हैं। यानी कि ये पहले पानी में रहने के लिए सूटेबल थे, दे हैड गिल्स, दे वर नॉट रेस्पायरिंग बाय लंग्स, लेकिन जब इनके पानी से बाहर निकलने का टाइम आया तो दे हैड ऑलरेडी अडाप्टेड टू द लैंड। सो यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग, आप जानते होंगे कि ऑन्टोजेनी जो है वो फाइलोजेनी को रिपीट करती है। बहुत ही फेमस एक कोट है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। सो उसका मतलब यही होता है कि जो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के दौरान रिपीट होती है। ह्यूमंस के भी जो यंग वंस होते हैं, जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, दे रिजेंबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विद द टैडपोल्स, विद द एम्फीबियंस, विद द रेप्टाइल्स। सो द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस is scanned through the evolutionary history. So we learn a lot of lessons from studying life cycles। हम इस तरह के लाइफ साइकिल को देखकर बहुत सारे लेसन सीखते हैं और ये समझ पाते हैं कि आखिर इस तरह का माइग्रेशन जो है एम्फीबियंस का कैसे हुआ होगा। सो दिस वाज अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये फ्रॉग के लाइफ साइकिल की बात थी। आगे अगर हम और क्लासेस के बारे में बात करें, दिस वाज अ क्लास विच वाज टेललेस क्लास, एन्यूरा। But if you look at other classes which don't have even legs, ऐसे भी एम्फीबियंस होते हैं जिनके पैर ही नहीं होते हैं, वो स्नेक जैसे लगेंगे। Look at this, you will barely be able to make a difference when it is crawling on the ground। अगर कहीं रास्ते में चलता हुआ मिला आपको तो आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगता है कि लगेगा कि ये सांप है। But this is Ichthyophis, an example of amphibians। Now how will you make that difference? कैसे आपको डिफरेंस पता लगेगा? सो ये जो टेक्सोनॉमी है, दिस इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। हम जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ये एक्सटर्नल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर होती है। तो अगर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भले ही ये सांप जैसा दिख रहा है बाहर से, लेकिन जब आप क्लोजली इसके फीचर्स को नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम्फीबियन? It might resemble like a large bomb, it might lack limbs. It is also called as apoda because it doesn't have limb, and it is also called as gymnophiona. It is found in the tropical forest and fresh water, दोनों जगह मिलता है ये। लेकिन इसमें वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एम्फीबियंस में होते हैं। इफ़ यू रिकॉल दोस, अगर आप उनको याद करें कि इट हैज़ गॉट अ स्लाइमी स्किन, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टे इन वाटर एंड लैंड, दोनों जगह जा सकता है। इट हैज़ गॉट एबिलिटी टू रेस्पायर एंड टेक ऑक्सीजन बाय डिफरेंट मीन्स, इसकी स्किन से भी ब्रीदिंग हो सकती है। बट दैट यू वोंट फाइंड इन स्नेक्स। स्नेक्स की स्किन चमकदार होती है, शाइनी होती है, लेकिन स्मूथ नहीं होती है, वो म्यूकॉइड नहीं होती है, रफ होती है स्नेक्स की स्किन। So that is the basic difference. Snakes are not capable of, the same snake which is living on the land cannot actually live in the water. There are different snakes which live in water. But amphibians का मतलब वही organism पानी में भी रह सकता है और
लैंड पे भी रह सकता है, दैट मेक्स देम डिफरेंट। दे आर नेटिव टू अफ्रीका एंड साउथ एशिया, कई जगह अक्रॉस द ग्लोब मिलते हैं ये। एंड दे हैव शॉर्ट टेल्स, इनमें टेल हो सकती है छोटी सी। टेल का मतलब वो जो वर्टिब्रल कॉलम है, लास्ट वर्टिब्रल कॉलम, उसके बियॉन्ड बॉडी हो सकती है, बट दे हैव नेवर बीन फाउंड विद अपेंडेजेस। दैट मीन्स अनलाइक फ्रॉग्स, फ्रॉग की तरह इनमें पैर या हाथ नहीं होते हैं, दैट मेक्स देम बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ऑर्डर। So a very popular example of this is Ichthyophis, which is an apod, but it is an amphibian. Now finally, one more interesting, as I told you, एक और ऑर्डर है एम्फीबियंस का जो कि छिपकली की तरह लगता है, लेकिन वो छिपकली नहीं होती हैं, क्योंकि अगेन लिजर्ड्स आर रेप्टाइल्स, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये उसी की तरह दिखने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें टेल होती है, और टेल के साथ साथ इनमें पैर भी होते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स, यूरोडेला, टेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉर्डेट। कॉर्डेट मीन्स टेल वाले, जिनकी पूंछ होती है। करीब करीब 500 स्पीशीज़ हैं जो कि नोन है, और टेल और पैर दोनों चीज़ें, यानी कि एक ऑर्डर में टेल मिसिंग थी, एक ऑर्डर में पैर मिसिंग थे, इसमें दोनों चीज़ें हैं। दे आर, यू कैन से, एवोल्यूशनरी मोर एडवांस एम्फीबियंस। एंड टेल के साथ साथ इसमें 4 लिम्ब होना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। बट स्लाइमी बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो दैट इज स्टिल स्लाइमी, दैट इज कैपेबल ऑफ इनेबलिंग देम फॉर रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। ये स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं, एंड दैट मेक्स देम कैपेबल ऑफ स्टेइंग इन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। ये पानी में भी स्टे कर सकते हैं, दैट मेक्स देम एम्फीबियंस। रिमेंबर द वर्ड एम्फीबिया। एम्फी मीन्स टू, बायोस मीन्स दो तरह के एनवायरनमेंट में रहने वाले। तो पानी और लैंड दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एम्फीबिया हैं, एंड दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ एम्फीबियंस। सो वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज सैलमेंडर, विच इज़ एन एम्फीबियन। सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में एम्फीबियंस के बारे में सीखा, जो कि 2 तरह के एनवायरनमेंट में रहने में कैपेबल होते हैं, लैंड और वाटर दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं। सो लेट मी समराइज दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में जो चीज़ें देखी उसकी हम समरी की बात करते हैं। दिस वीडियो वॉज अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसलिए उनको नाम दिया जाता है क्योंकि वो 2 तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, पानी और ज़मीन दोनों पर। उनकी बॉडी इस दोनों तरह के ट्रांजिशन के लिए अडाप्टेड होती है। They are capable of respiring deep in the water as well as in the land. लैंड में रेस्पायर करने के लिए उनके पास लंग्स, और पानी में सांस लेने के लिए उनके पास गिल्स या फिर स्किन या फिर बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं। उनकी स्किन जनरली मॉइस्ट होती है। वो पैर वाले, बिना पैर वाले, पूंछ वाले या बिना पूंछ वाले हो सकते हैं, जिसके बेसिस पर उनको अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ द एग्जाम्पल विच वर विदाउट टेल, दैट वॉज फ्रॉग एंड टोड, उसके बारे में हमने बात की। और कुछ जो सांप जैसे दिखने वाले, वॉर्म जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, फॉर एग्जांपल इक्थियोफस, उसकी हमने बात की। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लिजर्ड लाइक ऑर्गेनिजम्स, लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस लाइक सैलमेंडर, विच वर हैविंग बोथ लिम्स एज वेल एज टेल। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक फ्रॉम एस चांद अकेडमी. Description about this book and link for ebook is provided in the comment box below. You can check there. Do not forget to subscribe and like to this channel and press the bell icon for regular updates. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.